वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हमारी पुस्तिका समकालीन भारत द्वितीय का दूसरा अध्याय पहला अध्याय संसाधन और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संसाधन और विकास ये हमारा पहला पार्ट है, अध्याय 1 ज्योग्राफी का, भूगोल का। हमारे भूगोल का जो पहला अध्याय है, इस पुस्तिका का नाम है समकालीन भारत द्वितीय। उसका पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो एक संसाधन है। मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वस्तु जो हम नेचर से लेते हैं, जो हमारा पर्यावरण हमें देता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। उसके लिए हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी के बेस पे हम उसे ग्रहण कर पाते हैं। जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, हमारी क्षमता है कि हम उस रिसोर्सेस को बाय कर सके, खरीद सके, हम उस रिसोर्सेज को खरीद सकते। तो उसके लिए हमें आर्थिक रूप से सक्षम होना होगा, वरना हम उस रिसोर्स का यूज हम उसे एक्वायर भी नहीं कर पाते। तो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना जरूरी है, क्योंकि संस्कृति अगर हमारी उसे मान्य नहीं कर देगी तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो प्रत्येक वस्तु जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, हम आर्थिक रूप से सक्षम है, हम में वो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो एक संसाधन है। वो क्या है? वो एक संसाधन है। अब हम ये डायग्राम देखते हैं। ये तो हो गई संसाधन की परिभाषा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे डायग्राम। ये डायग्राम क्या बात करता है? तो इस डायग्राम की मदद से भी हम संसाधन की परिभाषा को बताने की कोशिश करेंगे। तो संसाधन में भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। तो मानव, जो हमारा मानव है, जैसे कि मैं हूं, तो मुझे अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तो मैं प्रकृति के साथ आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रकृति से मुझे जो भी चाहिए तो मैं आराम से प्राप्त करूंगा। मगर अगर मुझे ज्यादा चाहिए, मैंने जितना चाहिए उतना तो ठीक है, मगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं और मानव लाऊंगा और अपने सदस्य बढ़ाऊंगा, और जितने सदस्य बढ़ते जाएंगे उन सदस्यों को मिलाकर क्या बनेंगी? संस्थाएं बनेंगी। तो संस्थाएं बनाते हैं फिर मानव, ताकि हम और तेजी से विकास करें। तो इसके बेसिस पे हम संसाधन की परिभाषा बताते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। इंटरेक्शन, ये क्या हो रहा है? पारस्परिक संबंध हो रहा है, इनमें इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद ही इनमें संबंध जो है वो बताया जा सकता है। तो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये तीनों जुड़ी हुई है, एक दूसरे के पूरक हो सकती है। तो इन्हें किस तरीके से पूरक माना जा सकता है? जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संसाधनों का निर्माण करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है। संस्थाओं का, तो संस्थाओं का निर्माण वो क्यों करता है? क्योंकि उसे अपनी आर्थिक विकास की गति तेज करनी है। वो प्रकृति का यूज कर रहा है, मगर उसे और यूज करना है, और जितने ज्यादा वो सदस्य अपने पास रखेगा उतना ज्यादा वो उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा निकाल पाए, उन्हें यूज कर पाए। इस तरह से वो संस्थाएं बना। तो इस तरीके से हम संसाधन की परिभाषा बता सकते। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको संसाधन की परिभाषा भी देनी होगी, और साथ ही साथ ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है, वो भी बताना होगा। और इस चित्र, अगर आप
इसको ना लिखें और सिर्फ इस चित्र को बना दें तो भी आपके लिए काफी, क्योंकि ये चित्र सारी चीजें बयान करता है। मानव प्रौद्योगिकी से प्रकृति को, और मानव प्रकृति और प्रौद्योगिकी के बाद संस्थाएं बना के बहुत ज्यादा अपना विकास करे, तो ये होते हैं संसाधन। ये तो हो गई संसाधन की परिभाषा। अब संसाधन की परिभाषा के बाद हम बात करेंगे इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है इसका प्रकार। तो संसाधनों के क्या प्रकार होते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आ जाता है संसाधनों के प्रकार। प्रकार या उनका वर्गीकरण। तो संसाधनों के प्रकार या संसाधनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो क्या क्या होते हैं संसाधनों के प्रकार? तो एक तो उत्पत्ति के आधार पर हम इनके वर्गीकृत कर सकते हैं इनको, एक हम समाप्यता के आधार पर कर सकते हैं, एक हम स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं। समाप्यता के आधार पर करने का मतलब क्या? मतलब हम इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर हम इसे किस तरीके से बता सकते हैं। और स्वामित्व के आधार पर, मैं उसका स्वामी हूं, कोई भी रिसोर्सेस है मैं उसका स्वामी हूं का क्या मतलब है? मतलब मैं उसका मालिक हूं, उसके आधार पर। और विकास के स्तर के आधार पर, कितना वो विकास कर चुका है इस रिसोर्स, उसके आधार पर। तो हम सबसे पहले अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो एक तो होते हैं जैव और दूसरे होते हैं अजैव रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो एक तो होते हैं हमारे जैव संसाधन और एक होते हैं अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, जैव संसाधन से ही पता लगता है जैव, जीव, जीव मतलब जीवन, जिनमें जीवन होता होगा। तो जैव मतलब जीवन होता है, तो इनमें जीवन होता है। और अजैव, अजैव जिनमें जीवन नहीं होता है। अजैव से ही पता लग रहा है, वर्ड से ही, शब्द से ही, कि ये अजीवित है, जिनमें जीवन नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, उन्हें हम अजैवी संसाधन कहते हैं। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन हमारे आसानी से समझे जा सकते हैं। जिनमें जीवन होता है वो जैव, और जिनमें जीवन नहीं होता है वो अजैव। इन्हें हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर, जो अधिक से अधिक यूज करने के आधार पर, हम इसे एक तो नवीकरण योग्य और एक अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य मतलब इन्हें हम दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से नया बना सकते हैं। और अनवीकरण मतलब हम इन्हें दोबारा से नया नहीं बना सकते। तो ये हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इन्हें हम दोबारा से नया बना सकते, इन्हें हम दोबारा से नया नहीं बना सकते। ठीक। स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर, एक तो व्यक्तिगत, एक तो कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है इन रिसोर्सेस। सामुदायिक, कोई समुदाय, कोई ग्रुप, कोई जो है इसका समुदाय जो है, जो जिसमें कई सारे व्यक्ति हैं, वो भी इन रिसोर्सेस, इन संसाधनों के मालिक हो सकते हैं। तो व्यक्तियों से मिलकर समुदाय बना है, तो ये समुदाय का भी रिसोर्सेस, इन संसाधनों पे हक हो सकता है, और व्यक्तिगत हक भी हो सकता है। अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब जैसे हमारा भारत एक राष्ट्र है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, यूएस, जो पूरा वर्ल्ड है, उसको संयुक्त राज्य अमेरिका एक अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। कई तरीके के अंतरराष्ट्रीय संगठन जिनका कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेस या संसाधनों पे हक होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो इन राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रीय देशों से मिलकर बने, राष्ट्रों से मिलकर बने।
तो व्यक्तिगत हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, स्वामित्व के आधार। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है विकास के स्तर क्या है। इसके आधार विकास, कितना विकास हो चुका। तो संभावी, एक तो संभावी संसाधन, एक विकसित संसाधन। संभावी संसाधन में जिनमें संभावना है, संभावना है कि वहां पे हमें अच्छे संसाधन मिल जाए। जैसे गुजरात में हमें पता है कि जो हमारा समुद्र है गुजरात का, कच्छ के तरफ का, वहां पे हमें ऑयल मिल सकता है, गैस मिल सकता है, वहां पे हमें जो है पेट्रोलियम मिल सकता है। मगर हमने अभी तक वहां पे कुछ भी निकाला नहीं। उसका कारण यही है कि वहां पे संभावना तो है, मगर हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है, हमारे पास इतने ज्यादा औजार नहीं है कि हम उन्हें निकाल पाए, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ जाता है। और विकसित भंडार, विकसित भंडार जो विकसित हो चुके हैं, वो संसाधन जो विकसित हो चुके हैं, हमें बस उन्हें यूज करना। और संचित कोष, संचित कोष जो है आपको पता होगा, कोई भी कोष होता है तो कोष का मतलब होता है कि वहां पे कई सारी चीजें रखी हुई, उन चीजों का आपने अभी तक यूज नहीं किया है, मगर वो वहां पे संचित करके रखी हुई है। संचित का मतलब रिजर्व, जो आपने वर्ड सुना होगा, शब्द सुना होगा रिजर्व, उसे ही संचित कहते हैं। तो संचित करके रखी हुई है, वहां पे हमने इकट्ठा करके रखी हुई है। जब भी हमें यूज करना होगा हम वहां से यूज कर लेंगे कोष से, कोष, मगर अभी तक यूज नहीं किया है, अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है हमने। उसके आधार पर, तो ये 4 आधारों पर हम इसे विभाजित करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल में। तो अभी तो हमने बात कर ली कि संसाधनों को किस तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, इनको वर्गीकृत कर सकते हैं संसाधनों के प्रकार के। अब हम इन्हें डिटेल में बात करेंगे। ये तो सिर्फ हमें एक माइंड मैप बनाना है कि 4 आधारों पर हम इसे विभाजित करते हैं। अब इन्हें हम विस्तार से देखते हैं। तो संसाधनों के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, उसमें उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। क्या होते हैं जैव संसाधन? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशु धन आदि। तो इन सब में जीवन होता है। तो जहां पे जीवन होगा वो जैव संसाधन होंगे। आसान है। और ये हमारे उदाहरण है। अजैव संसाधन, जिनमें जीवन नहीं होता, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें अजीव है, धातुएं अजीव है, जिनमें जीवन नहीं है। तो ये हमारे उदाहरण होते हैं। अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको ये उदाहरण बताने, और अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण सिर्फ 1-2 पर्याप्त। अब हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। क्या था समाप्यता के आधार? सबसे पहला है समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसा मैंने देखा था अभी, नवीकरण योग्य संसाधन जिसको हम दोबारा से नया बना। तो ये वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। तो नवीकरण योग्य जिन्हें हम दोबारा से नया बना सकते हैं, और पुनः पूर्ति योग्य भी बोल सकते हैं। नवीकरण भी बोल सकते हैं और पुनः पूर्ति योग्य भी बोल सकते हैं। ये हम दोबारा से उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये परिभाषा होती है जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा। रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है, यांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, भौतिक प्रक्रिया हो सकती है, मगर मेन चीज ये है कि हम उसे दोबारा बना रहे हैं, नवीकृत या पुनः उत्पन्न उन्हें हम कर रहे हैं। अब इनके अगर उदाहरण देखें तो क्या होंगे? सौर तथा पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन्हें हम एक बार नहीं कई बार बना सकते हैं।
जो सूरज है, सूरज से जो हमें रोशनी मिल रही है वो हमें बहुत ज्यादा मिल रही है, उसे हम एक बार नहीं कई बार बना सकते। पवन से भी उसी तरीके से हमें ऊर्जा मिल रही है। जल, जो हमारा जल है, वो जल भी हम हमारे पास प्रकृति से दिया हुआ है और उसे हम दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जल है वो प्रकृति की देन है। वन व वन्य जीवन, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारा वन्य जीवन है, जो हमारे पशु जंतु है, वो सब बार बार क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बार बार अपने अपने जो जंतु है वो अपने जीव निकालते हैं। तो इस वजह से ये भी नवीकरण में आ जाता है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। सतत मतलब कि भाई वो वहां पे सीमित, और प्रवाहित मतलब वो प्रवाह होते रहते हैं, प्रवाह होते रहते हैं। जैसे कि जल है, जल प्रवाहित होता है तो उसके आधार पर हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं। अब हमारे दूसरे आते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण। तो इन सब का जो विकास है अनवीकरण योग्य संसाधनों, क्योंकि इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता और इनको जो है बहुत ज्यादा समय लगता है, समय लगने की वजह से ये हम थक जाते हैं। हम थकते इसी वजह से ही क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, और एक बार अगर हम इन्हें निकाल लेते हैं तो उसके बाद बनने में इसे इतना समय लगता है कि हमारे पास उसकी कमी भी हो सकती है। इस वजह से हमें सोच समझ के इन्हें निकालना होगा, क्योंकि ये वैसे भी हम दोबारा से नहीं बना सकते। तो इनका यूज एक बार कर लिया तो फिर दोबारा करने में मुश्किल आ सकती है। इनके उदाहरण में हमने जीवाश्म ईंधन और खनिज की बात। क्यों? ये खनिज और जीवाश्म ईंधन, खनिज क्या होते हैं? खनिज जो हमारे धातु, तो उन धातुओं को पिघला सकते हैं हम, मगर जो धातु है उससे हम कोई दूसरा धातु या उसी धातु को दोबारा से बना नहीं सकते। जीवाश्म ईंधन का, अगर ईंधन का कहीं पे यूज किया है हमने, कहीं पे उसका इस्तेमाल किया है, तो उसका एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है, दोबारा नहीं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते या दोबारा उसी से दूसरा ईंधन नहीं बना सकते, जबकि नवीकरण में ऐसा नहीं था। इसमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय का मतलब क्या है? धातुएं जो है पुनः चक्रीय होती है, मतलब धातुएं जो है उन्हें हम पिघलाकर दोबारा से कोई दूसरी आकृति दे सकते हैं। इस वजह से वो पुनः चक्रीय है, उन्हें दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, मगर पुनः चक्रीय का मतलब है कि वो दोबारा से आकृतियों में ढाले जा सकते हैं। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। अचक्रीय जैसा मैंने भी आपको बताया, उनका एक बार इस्तेमाल हो गया तो वो दोबारा से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से वो अचक्रीय है। और यानी हम उन्हें दोबारा से नहीं बना सकते, वो एक प्रकार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है वो एक प्रकार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते। तो इस तरीके के हमारे समाप्यता के आधार पर दो होने पड़े, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है वो है नवीकरण योग्य, और जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता वो है अनवीकरण योग्य। अब हमारा है स्वामित्व के आधार पर। तो व्यक्तिगत संसाधन, सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर एक व्यक्ति जो है संसाधन का मालिक बन सकता है। कैसे? संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। जो संसाधन है वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जैसे मैं निजी व्यक्ति हूं तो मेरे स्वामित्व में भी कुछ संसाधन हो सकते हैं, अगर वो मेरे पास है, मैं उनका मालिक हूं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके तहत बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। आप सबने सुना होगा भूमिहीन होते हैं कुछ किसान। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं।
तो शहरों में जो है कई तरीके के घरों के मालिक होते हैं, कई तरीके की जायदादें होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो उनके भी वो मालिक होते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, व्यक्तियों की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जायदाद, जमीन जायदाद होती है, तो वो सारी व्यक्तिगत संसाधन है मेरी, उन पर मेरा हक। बाग हो गया, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण। मेरे स्वामित्व में कोई तालाब है, कोई कुआं है जो मेरे घर में है, तो उसमें मेरा स्वामित्व है, वो जमीन मेरी है, वो जो रिसोर्स है, वो जो संसाधन है वो मेरा है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची आप तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप अपने परिवार में कितने तरीके के संसाधन हैं, बहुत तरीके के संसाधन हैं, आप उनकी एक सूची तैयार करके इसके उदाहरण में ला सकते हैं। और व्यक्तिगत संसाधनों के बाद आता है हमारा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन हमने देख लिए, अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। तो ये कुछ तरीके के संसाधन, जैसे मैं आपको व्यक्तिगत, अगर व्यक्ति कई सारे मिल गए तो समुदाय बन जाएंगे, उन समुदायों की बात करें। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को ही उपलब्ध है। गांव की भूमि, चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, जो गांव में शामिल जितनी भी भूमि होती है वो सामुदायिक भूमि होती है। क्यों? क्योंकि गांव में जो है वो एक कुआं अगर है तो कुआं पूरे गांव के लिए, एक समुदाय के लिए, जिसमें कई तरीके के व्यक्ति हैं। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। आप सब जानते होंगे, आप सबने कभी ना कभी खेल खेले। आप जिस पार्क में खेल खेल रहे हैं वो पार्क किसी एक समुदाय का है और उस समुदाय का उस पर हक है, आपको वहां पे खेलने का अधिकार दिया गया है, मगर वहां की जितनी भी रख रखाव की जिम्मेदारी है, वहां पे जो भी घटनाएं घटित हो रही है या फिर जो भी चीजें वहां पे हो रही है, उन सब की जिम्मेदारी जो है उस समुदाय की होती है, वो क्योंकि वो उसका मालिक है। और राष्ट्रीय समुदाय, जैसे कि राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है। भारत क्या है? भारत भी एक राष्ट्र है। तो राष्ट्रीय समुदाय में तकनीकी, तो भारत की जो हमारी रेखाएं हैं, जो हमारी रेखाएं हैं अन्य देशों से, तो हमारी जो रेखाओं के अंदर हमारी जो भूमि है, उस भूमि पे जितने भी संसाधन है वो सब हमारे हैं, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। इंडिया के संसाधन, उसी तरीके से चाइना के संसाधन, उसी तरीके से हमारे जो भी यूएसए है, यूके है, उन सब के भी संसाधन। तो देश की सरकारों को इस तरीके की चीजें मिलती है वाले संसाधन राष्ट्रीय। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले, तो देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहर और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो भूमि किसी किसान की भी है, किसी फील्ड में है, तो वहां पे रेलवे लाइन बिछा दी जाती है सरकार द्वारा, है उसका व्यक्तिगत वो चीज, मगर सरकार ने उस पर प्राधिकरण कर दिया। तो भूमि अधिग्रहण का अधिकार भी दिया हुआ है कुछ जगहों पर। तो सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा। तो हमारा इंडिया है, आप सबने देखा होगा। तो इंडिया जो है हमारा, इस इंडिया के ये कोस्ट है, यहाँ पे कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स पे मतलब 12 समुद्री मील्स थे, जितना भी है वो सब हमारा है। उसके बाद हम कर सकते हैं मगर कम कर सकते हैं, वहां पे हमारा पूरा हक है, हम उसके स्वामी। तो ये हमारी संपदा है, राष्ट्र के अंदर की जितनी भी चीजें वो राष्ट्र के अंदर आती है, तो वो उसकी संपदा है। ये राष्ट्रीय संसाधन है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें कई तरीके के राष्ट्र मिलकर बनाते हैं। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को नियंत्रित करती है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। तो जो हमारी तट रेखा है, जो हमारा कोस्ट है, वहां से अगर 200 मील की दूरी हम देखें तो 200 मील की दूरी तक तो हमारा हक होता है, 12 तक तो हमारा पूरा हक है, उसके बाद भी हमारा थोड़ा हक है। अगर 200 के बाद पूरा खाली समुद्र होता है, उस खुले महासागर पे किसी का हक नहीं या सबका हक है। तो संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जो खुले महासागर है, वो कई सारे राष्ट्र जो उस खुले महासागर के आसपास हैं, वो सब मिलते हैं और मिलके संस्था बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था, ताकि उनका बराबरी से यूज कर पाए और किसी भी तरीके से वो उन संसाधनों का शोषण नहीं कर पाए किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए। कोई एक पर्टिकुलर देश उसका संसाधन का यूज नहीं करता। जैसे आप जानते हैं कि चाइना कई तरीके के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां पे कब्जा कर लेता है, तो वो हमारे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध जाता है। उसका स्वामी नहीं है मगर वो स्वामित्व की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये हमारे हो गए स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब हम देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर भी कुछ हमारे संसाधन होते हैं। संभावी संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, जहां पे संभावना होती है। जैसे गुजरात में मैंने आपको उदाहरण बताया था, प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में है पेट्रोलियम गैस मगर उनका हम यूज नहीं करते। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ और पवन और सौर ऊर्जा जो है वो भी वहां पे है, तो उनका अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ। अब हमारा आता है विकसित संसाधन। कौन सा? विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन में हम देखेंगे तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो विकसित संसाधन वो होते हैं जो हम यूज करने के लिए तैयार है, वो विकसित हो चुके हैं, हमें बस उनका यूज करना है। उनकी गुणवत्ता सब मापी जा चुकी है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी समाप्यता के आधार पर निर्भर करता है। और टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी और उनकी समाप्यता, कि उनको कितने मात्रा में है, उसके आधार पर ही हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो विकसित संसाधन जो विकसित है हम उनका यूज कर सकते हैं, मगर जितना हमारे पास प्रौद्योगिकी और हमारी समाप्यता है उसके आधार पर यूज कर। नेक्स्ट है भंडार और संचित कोष। तो भंडार, तो मैंने आपको बताया था कि भंडार क्या होता है। किसी भंडार गृह का नाम आप समझ सकते हैं। भंडार गृह का मतलब होता है वहां पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो वो सामान अभी तक हमने काम में नहीं लिया, तब तक उसे भंडार कहते हैं। जब तक उसमें काम में कुछ नहीं ले रहे, हम भंडार गृह में रखा हुआ है, तो उसे भंडार कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। तो भंडार में पड़े हुए हैं मगर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उन चीजों का यूज कर पाए, और इसी वजह से उन्हें भंडार कहते हैं। जब तक उनका यूज नहीं हो रहा वो भंडार में पड़े हुए। उदाहरण के लिए जल दो गैसों से हाइड्रोजन, जल का आपने सबने फॉर्मूला देखा होगा H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। अब हाइड्रोजन जो है इसका प्रयोग करने के लिए हमें उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो हाइड्रोजन ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है मगर हमारे पास इसका यूज करने का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही है, इसका तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है। तो संचित कोष जो है वो भंडार का एक पार्ट है। ठीक है, तो संचित कोष जो है वो एक भंडार का पार्ट है, तो ये उसका एक भाग है। भंडार के अंदर ही संचित कोष आता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है मगर इसका अभी तक यूज जो है आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। संचित कोष को हम रिजर्व कह सकते हैं और भंडार को स्टॉक। तो स्टॉक में रिजर्व पड़े हुए हैं, आयरन ओर रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व, तो ये सारे जो फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं, भविष्य में इनका यूज किया जा सकता है।
तो इनके उदाहरण क्या क्या होंगे? बांधों में जल, वन आदि संचित कोष के उदाहरण हो सकते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो हम आज के समय पेट्रोलियम को रिजर्व कर रहे हैं, वो रिजर्व संचित कोष में रख रहे हैं ताकि हमें बाद में उसकी जरूरत पड़े। तो ये होता है हमारा आज का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के साथ साथ हमारा संसाधन किस तरीके के, तो संसाधन क्या है और संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के प्रकार आज हमने पढ़े। ये हमारा पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि संसाधनों का विकास किस तरीके से होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।